Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. So today we have lecture number 6, and this lecture we will going to talk about the genetic disorders. In the genetic disorders we learn about the two disorders, chromosomal disorders and gene disorders. Basically gene disorders is not so much in our topic in our NCERT, but something is that present in the NCERT we will discuss one by one. But the little basic we will discuss the genetic disorder. First we discuss the types of genetic disorder and types of chromosomal disorder, and we will go to the detail in the further slides. तो सबसे पहले हमारा जो जीन डिसऑर्डर है, जीन डिसऑर्डर, उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इस दोनों को अगर हम लोग एक बार में देखते हैं तो जीन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोग क्या देख सकते हैं कि देखो, जैसे कि मैंने अगर जेनेटिक डिसऑर्डर का बात करता हूं, मैं अगर जेनेटिक डिसऑर्डर का बात करता हूं, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, एक लेमन तरीका मैं बता रहा हूं याद रहने का, ठीक है, ये बना लेना सब लोग, ठीक है। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर में ना मुझे दो तरह का डिसऑर्डर पढ़ना है, ठीक है, दो तरह का डिसऑर्डर है। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है उसको बोलते हैं जीन डिसऑर्डर, ठीक है। सबसे पहला जो डिसऑर्डर उसको बोलते हैं जीन डिसऑर्डर, और दूसरा डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। दो तरह का डिसऑर्डर है। हम लोग जीन डिसऑर्डर में क्या करते हैं कि जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है किसी भी चीज का, जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो बनता है, एंजाइम किससे बनता है? सबसे पहले जीन, जीन से क्या बनता है? एंजाइम, ठीक है। आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, तो क्या बनता है? जीन, सॉरी एंजाइम। तो एंजाइम में डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसके कारण जीन का डिसऑर्डर आता है, जीन डिसऑर्डर, ठीक है। जीन डिसऑर्डर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन, ठीक है। जीन म्यूटेशन के कारण ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। देखो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, ये मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है। मेरा जो पार्ट है वो जेनेटिक्स में मैं मोस्टली सारा पार्ट डिस्कस किया हूँ एक्सेप्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर मैं इस पे पढ़ाता हूँ, इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहता है, पूरा जो डिसऑर्डर होता है डिजीज से रिलेटेड वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। सॉरी, इसमें क्या आ जाएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल होगा अल्कैप्टोन्यूरिया। अब इसका डिटेल स्लाइड बनाया हूं मैं, डिटेल मैं बताऊंगा, डिटेल ज्यादा डिटेल नहीं, बस एंजाइम का नाम याद रखना है क्या होता है, ठीक है, कभी क्वेश्चन आ सकता है इस पे। और इसमें तीसरा क्या हो सकता है भाई? तीसरा इसमें हो सकता है एल्बिनिज्म, बस नाम याद रखो और कुछ नहीं। और चौथा क्या हो सकता है? थैलेसीमिया। देखो ये जो थैलेसीमिया है ये डिटेल में हमारे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। दूसरा है, इसमें पहला जो होगा ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा इसमें? दूसरा होगा एक्स लिंक, ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है। एक्स लिंक रिसेसिव में क्या हो जाएगा? G6PD डिफिशियंसी। कौन सा? G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा है डचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डचनेस मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, डचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ये इसका दो कैटेगरी है, ये याद रखो, नाम याद रख लो, एनफ है, ठीक है। अगर इसके बारे में डिटेल तुम्हें नहीं जानना है, बस तुम्हें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा याद रख लो, मैं बताऊंगा, सारा डिस्कस करूंगा, थोड़ा थोड़ा सा याद रख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का सबसे पहले जो, अगर इसको क्लासिफाई करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को,
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आता क्यों है। ठीक है, या तो क्रोमोसोम में एब्सेस मतलब एक्सेस हो जाएगा, या फिर उसका कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसका अरेंजमेंट एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होगा, या ज्यादा क्रोमोसोम का अरेंजमेंट जो होता है, या फिर ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगा, या ज्यादा उसमें कमी आ जाएगा क्रोमोसोम में। तो उस डिसऑर्डर के उसके कारण जो डिसऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, अगर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा होगा तो क्या होगा, पॉलीपोलाइडी होगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा, पॉलीपोलाइडी, और कम होगा तो एनीपोलाइडी। ठीक है, नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, पोलाइडी क्या, पोलाइडी लेवल जानते हो ना, 2n होता है। तो पॉलीपोलाइडी में 2n से ज्यादा हो जाएगा। एनीपोलाइडी में हम लोग देखते हैं, एनीपोलाइडी में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखो, तो इसमें दो केस बन सकता है, 2n-1 और 2n+1। ठीक है, 2n-1 कंडीशन कब होगा, इसका एग्जांपल याद रखो, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और इसका एग्जांपल याद रखो, 2n+1 कंडीशन कब हो सकता है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, सुपर मेल। और चौथा एग्जांपल क्या हो सकता है, सुपर फीमेल। ठीक है, देखो, ये हम लोग अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो मोस्टली होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, टेलोफेज स्टेज पर साइटोकाइनेसिस होता है, लेकिन वो यहाँ पर में नहीं देखने को मिलता है, वो प्लांट में ज्यादा देखने को मिलता है। तो अभी हमारा पार्ट इतना रहेगा। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में तो एक लेमन तरीका तुम्हें पता चला, पूरा एक स्ट्रक्चरल एनालिटिक्स पता चला कि क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो, आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन भी रखा है। ठीक है, तो भाई ये दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करें। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं जीन डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, जीन डिसऑर्डर में क्या करना है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर। ठीक है, अब इस जीन म्यूटेशन किसके कारण हो रहा है, जीन में म्यूटेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज का डिफिशियंसी हो जाता है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा। ठीक है, टायरोसिन का डिफिशियंसी होगा तो कौन सा हो जाएगा, टायरोसिन का डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, टायरोसिनेमिया हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर ये बोल सकते हैं, सॉरी, हाँ, टायरोसिनेमिया, एल्बिनिज्म होगा, एल्बिनिज्म। ठीक है, और इसका हो जाएगा तो फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगर टायरोसिन से क्या बनता है, होमोजेंटिक एसिड, होमोजेंटिक एसिड से क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट जो बनता होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग देख सकते हैं, होमोजेंटिक एसिड ऑक्सीडेज का अगर डिफिशियंसी होता है तो यहाँ पर में अल्केप्टोन्यूरिया होने का, अल्केप्टोन्यूरिया होने का चांस होता है। ठीक है, ब्लैक यूरिन डिजीज जिसको बोलते हैं, अल्केप्टोन्यूरिया क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज, मतलब यूरिन में, लाइक यूरिन इज लाइक अ ब्लैक कलर। ठीक है, एक एक करके देखते हैं, चलो। देखो, सबसे पहले फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें तो ये एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखो। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का मतलब क्या कह सकते हैं कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें क्या एंजाइम का लैक हो, मतलब एंजाइम का कमी होगा, जो कि कौन सा एंजाइम, जो फिनाइल एलानिन को किस में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में। फिनाइल एलानिन को किसको कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में। ठीक है, जिसके कारण फिनाइल एलानिन क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब अब मान लो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना है, जिसके कारण फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज लगता है, इसका डिफिशियंसी होगा तो फिनाइल एलानिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज हो जाएगा तो अलग अलग जगह पे ये अकुमुलेट होना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर ब्रेन में अगर अकुमुलेट होगा तो क्या करेगा, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, क्योंकि ये
किडनी इसको पुअरली एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, याद रखो, नाम याद रखो, एनफ है। अगर समझ में आ रहा है ये चीज तो एनफ है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अल्केप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज। दिस डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ होमोजेंटिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम के कारण? होमोजेंटिक एसिड ऑक्सीडेज के कारण। कंसंट्रेशन ऑफ होमोजेंटिक एसिड क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा ब्लड में। ठीक है, होमोजेंटिक एसिड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो वो डायग्राम याद रखो कि होमोजेंटिक एसिड ऑक्सीडेशन अगर नहीं हो पाएगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा होमोजेंटिक एसिड का। ठीक है ना? तो देखो, तो यहाँ पर में क्या होगा, जब यूरिन कांटेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो होमोजेंटिक एसिड अपने आप को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? एल्केप्टोन। ठीक है, एल्केप्टोन बॉडीज, इसीलिए नाम रखा, क्या इसीलिए क्या नाम रखा गया? एल्केप्टोन न्यूरिया। ठीक है, एल्केप्टोन किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का, इसीलिए इस डिजीज को क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज। कुछ अगर याद ना आ रहा हो तो ये याद रखो, किसको बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अल्केप्टोन्यूरिया इज अ ब्लैक यूरिन डिजीज, ये याद रखो। ठीक है ना? चलो, तो इसको लिख लो एज इट इज। ठीक है, नहीं लिखना है तो याद, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट को उतना लिख लो एन ऑफ एग्जाम के लिए। ठीक है ना? अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट, जो थैलेसीमिया, जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, थैलेसीमिया क्या है? एक तरह का ऑटोसोमल रेसेसिव है, रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, जो कि क्या, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब कोई मान लो अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, ठीक है, अगर कैरियर भी है, मतलब दोनों पेरेंट्स क्या था? अनअफेक्टेड है, कैरियर है, अनअफेक्टेड कैरियर है फॉर द जीन, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन है। मतलब ए कैपिटल ए, ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये क्या होता है? अनअफेक्टेड कैरियर बोलते हैं ना इसको। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। ठीक है, तो ये डिफेक्ट किस लिए आता है? ये या तो म्यूटेशन होगा या फिर डिलीशन हो जाएगा। ठीक है, which results in the reduce the rate of the synthesis of one of the globulin chain। तो ग्लोबुलिन चेन में इसका क्या होता है? क्या हो जाता है? डिलीटेशन या म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन को बनाता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो जाएगा? दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब मान लो म्यूटेशन होने के बाद, जैसे कि ए जी टी जी होगा, अब जी के जगह पे सी आ गया, मान लो ये इसको कॉज कर रहा था, क्या कंटेन कर रहा था? हीमोग्लोबिन को। अब ये इसका चेंज हो गया तो अलग तरह का हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज बात कर लेते हैं, जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया है, ये दो तरह का होता है। ठीक है, थैलेसीमिया ये दो तरह का होता है। पहला थैलेसीमिया होता है अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, और दूसरा थैलेसीमिया होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या होगा? नाम से पता चलता है कि इसमें अल्फा ग्लोबुलिन चेन इसमें अफेक्टेड है। ठीक है, इसमें अल्फा ग्लोबुलिन चेन क्या होगा? अफेक्टेड होगा। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन क्या होगा? अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? दो क्लोजली लिंक्ड जीन होता है अल्फा थैलेसीमिया में, जैसे कि HbA1 और HbA2। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम किस पे प्रेजेंट होते हैं? ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, HbA1, और ये क्या बोल रहे हैं कि HbA1 और HbA2 क्लोजली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, मतलब ये सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होना चाहिए और आस-पास में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये क्रोमोसोम यहाँ है, सॉरी ये जीन यहाँ है, तो ये क्लोजली लिंक्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लोजली लिंक्ड होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 16 के दोनों पेरेंट्स पे। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें म्यूटेशन हो रहा है, तो इसमें अगर म्यूटेशन हो रहा है कोई भी जीन में, म्यूटेशन ऑफ द एनी ऑफ द फोर जीन, तो इसमें म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, तो मान लो इसमें ज्यादा से ज्यादा जीन इसमें अफेक्टेड है, तो ये जो जीन है ये क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया, जिसके कारण अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। लेकिन बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबुलिन चेन जो होता है, बीटा ग्लोबुलिन चेन क्या होता है? बीटा ग्लोबुलिन चेन इज अफेक्टेड। ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन चेन इज अफेक्टेड। ठीक है,
अब बीटा ग्लोबुलिन चेन की बात करते हैं तो ये किससे, बीटा थैलेसीमिया किसके द्वारा कंट्रोल होता है, सिंगल जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है, वो लिंक्ड जीन के द्वारा कंक्लूड होता है, ठीक है, कंट्रोल होता है। तो इसका जीन कौन सा है, एच बी बी। एग्जाम में ये आता है कि बीटा थैलेसीमिया कौन सा जीन अफेक्ट होता है और कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होता है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। तो इसमें अगर म्यूटेशन होता है, ठीक है, इसमें अगर म्यूटेशन होता है तो बीटा थैलेसीमिया क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन एक चीज बात बताओ, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया आपस में डिफर है, ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम और क्वालिटेटिव प्रॉब्लम में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफर करता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है, लेकिन थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है ना, ये याद रखो, ठीक है। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है, मेरा लेक्चर जाके देखना, जेनेटिक्स, अगर जेनेटिक्स अच्छा नहीं है, खराब है ना जेनेटिक्स, तो मेरा लेक्चर जाके जरूर देखना, जेनेटिक्स का बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कोर कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस किया हूँ, और वहां पर और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हूँ, नहीं कि इधर उधर वाला हाँ बता के एमसीक्यू करा दिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, नहीं, जो अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं उस पे, जो बना सकता है क्वेश्चन, ठीक है, अभी का लेवल बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, चलो, बाकी समझने वाला समझ गया, मुझे क्या है, मुझे बताने से मतलब है, ठीक है, चलो। नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो दूसरा हमारा पार्ट है इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में सबसे पहला हम लोग देखेंगे G6PD डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डिफिशियंसी सिंड्रोम में क्या होता है कि G6PD एंजाइम किसमें प्रेजेंट होता है, सबसे पहला बात यही है कि एंजाइम किसमें प्रेजेंट है, आरबीसी में। तो एंजाइम करता क्या है आरबीसी को, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है ना, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन को इंटीग्रेट करने में मदद करता है, ठीक है, स्टेबलाइज करने का मदद करता है, ठीक है। अगर मान लो इसका डिफिशियंसी हो गया तो क्या ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइज रह पाएगा, ठीक है, नहीं रह पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। जब किसी भी ड्रग्स के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, कौन से ड्रग्स से कांटेक्ट में आएगा, कौन से ड्रग्स से कांटेक्ट में आ सकता है, देखो जैसे कि सल्फर ड्रग्स हो गया, ठीक है, क्लोरोक्यून हो गया, फावा बीन्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, तो तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है कि फावा बीन्स, क्लोरोक्यून्स या सल्फर ड्रग्स से कांटेक्ट में आने के कारण तुम्हें ये यहाँ पर में क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, G6PD डिफिशियंसी। नेक्स्ट है डचने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी याद रखो, डचने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है, कौन सा जीन इसमें एब्सेंट होता है, इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होता है मसल में एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो डिस्ट्रोफिन, जो प्रोटीन डिस्ट्रोफिन बना रहा था, जो जीन के कारण डिस्ट्रोफिन बना रहा था, ठीक है, तो वो जीन ही एब्सेंट होता है, मतलब दिस प्रोटीन प्रोवाइड, अब ये प्रोटीन क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसमें, सार्कोलेमा को, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन के समय ये टीयरिंग होने से बचाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या चीज में मदद करता है, टीयरिंग में, टीयरिंग से बचाता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा इसका मेन फंक्शन है कैल्शियम आयन का डिफिशियंसी, कैल्शियम आयन का कंडक्शन कराता है। तो अगर बताओ, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट ऑकर प्रॉपर्ली। तो यही है इसका फंक्शन, कि यहाँ पर मैं ये याद रख लो कि डिस्ट्रोफिन किस डिजीज में एब्सेंट होता है, डिस्ट्रोफिन जो होता है मसल में एब्सेंट होने के कारण रचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी आता है, जिससे कारण मस्कल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। क्यों, क्योंकि जो मसल जो होता है वो टीयर होने का संभावना होता है, और जब ये क्या करता है, कैल्शियम का कंडक्शन कराता है, क्योंकि कैल्शियम जो है हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, अगर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर पड़े और स्लाइडिंग फिलामेंट होगी तो उसमें आएगा कैल्शियम, ठीक है ना। तो ये बात है यहाँ पर, ठीक है ना, चलो देखो, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे पहले मैं बता चुका हूँ, अब बस मैं जरा रीड कर देता हूँ इसको, ठीक है, कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एक्सेस और एबनॉर्मल, देखो या तो एक्सेस होगा या फिर एब्सेंस होगा, या एबनॉर्मल होगा, किसका, क्रोमोसोम का, ठीक है, या तो क्रोमोसोम एब्सेंस में होगा, कम में होगा, या फिर ज्यादा होगा, या फिर एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, या तो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड का जो सेग्रीगेट होता है, ये जो क्रोमेटिड है ये आपस में सेग्रीगेट होना ही नहीं होता, ठीक है, सेल साइकिल के डिवीजन में, तो इसमें क्या हो जाता है, सेग्रीगेट नहीं होगा तो गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम होगा, ठीक है, फेल्योर होगा तो
तो जिसके कारण क्या आता है हमारे पास एनीपोलैरिटी। ठीक है, तो एनीपोलैरिटी में गेन होता है या फिर लॉस होता है, मतलब 2n+1 हो सकता है या 2n-1 हो सकता है, ये दो केस है हमारे पास। ठीक है, एनीपोलैरिटी का केस अगर हम देखे थे तो मैंने बताया था कि इसमें डाउन सिंड्रोम है जिसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 आता है। डाउन सिंड्रोम में 21 आता है, मतलब डाउन सिंड्रोम को 2n+1। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किसका कॉपी आ जाता है, 21 क्रोमोसोम का कॉपी आ जाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बताता हूँ आगे। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, क्योंकि लॉस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द ह्यूमन, तो टर्नर में याद रखो कि टर्न कर गया तो लॉस हो गया। ठीक है, डाउन हो गया मतलब बढ़ गया। ठीक है, ऐसे याद रखो। टर्नर इन ह्यूमन फीमेल्स, तो ये टर्नर कौन, फीमेल, लड़कियां हमेशा मुकरती है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि फीमेल्स में टर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है, मेल्स में डाउन सिंड्रोम होता है। तो अगर मान के चलो कि फेलियर्स ऑफ साइटोकाइनिन्स आफ्टर द टीलोफेज स्टेज, तो ये जो बताया कि जो पॉलीपोलैरिटी होता है ना, ये मोस्टली प्लांट्स में देखा जाता है, तो वो प्लांट्स का मैटर है। ठीक है, वो अपन जूलॉजी का मैटर नहीं है। तो देखो कि अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल सबका एक बार बताता हूँ। ठीक है ना, वो तो मैं बता चुका हूँ ना, है ना। ठीक है, वो तो मैं बता चुका हूँ। और कुछ एक ऐसा है, चलो मैं एक चीज और इसमें एक साथ बता देता हूँ कि फॉर्मूला और कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। देखो, जैसे कि ये चीज ना हमेशा आता है, बॉक्स में एक बना के लिख लो कि जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन, अभी मैं सारा डिस्कस करूंगा, अभी बस जस्ट लिख लो क्योंकि तुम्हें रिवीजन करने में काम आएगा। ये ट्राइसोमी होता है, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21। दूसरा है क्लीनेफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पर में कैरियोटाइप की अगर बात करते हैं, कैरियोटाइप इसका क्या हो जाता है, 47 हो जाता है। ठीक है, XXY इस तरह से। ठीक है, और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक तो कम हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 45 होगा, 45 टोटल होगा ना, विथ X0। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसमें X ज्यादा आ गया, ये मेल में होता है। ठीक है, ये मेल में होता है, इसमें X कम हो गया, तो एक X कम हो रहा है ना टर्नर में। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, X कम होता है, तो ये किस में होता है, फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो ये जो है, इसमें क्या होगा, अब तुम बताओ कि X कम होगा तो कुछ ना कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रिलेटेड टू फीमेल्स अफेक्ट होगा, और क्लाइनेफिल्टर में एक एक्स ज्यादा हो रहा है तो कोई ना कोई फीमेल कैरेक्टर आएगा। ठीक है, कोई ना कोई क्या आएगा, फीमेल कैरेक्टर कैरेक्टर आएगा। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं सुपर मेल को, सुपर मेल जिसको क्या बोलते हैं, जैकॉब्स, जैकॉब सिंड्रोम। ठीक है, जैकॉब सिंड्रोम में क्या होता है, इसका अगर बात करें तो 44+XYY। ठीक है, सुपर मेल की बात करें तो एक वाई एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, 44 तो होता ही है, एक वाई एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, ये 45 क्यों लिखे, 47 क्यों लिखे पता है ना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है 44+XX, ये तो नॉर्मल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 44 तो 46 होता है। ठीक है, अगर मान लो एक और एक्स्ट्रा आया तो 44+3 क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा ना, तो ये मैं लिखा हूं यहाँ पर। ये 45 क्यों आया पता है ना, ये 45 क्या था, 44+X0, क्योंकि ये x एक x इसमें एबसेंट है, तो 44+x कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी 47 केस बन रहा है। ठीक है, अगर सुपर फीमेल की बात करते हैं, सुपर फीमेल की बात करते हैं जिसको बोलते हैं मल्टी एक्स फीमेल, मल्टी एक्स फीमेल। ठीक है, मल्टी एक्स फीमेल में अगर बात करते हैं तो 44 था, उसमें कितना आ जाएगा, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका क्रोमोसोम। इसका इंसिडेंस मतलब अगर 1000 में देखा जाए ना तो बस एक आता है इसको। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके सारे को। देखो, एक चीज और है, अभी मैं उसका बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, चलो उसको बस लिख लेना, उसको ना हमेशा एमसीक्यू में आता है, मैच द फॉलोइंग के लिए फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चलो, तो देखो जो डाउन सिंड्रोम होता है,
ये जो डाउन सिंड्रोम है एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, अब इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? लैगडाउन डाउन ने। लैगडाउन डाउन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1866, ये याद कर लो। ठीक है, ये लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उसका जो इंडिविजुअल इज शॉर्ट सैचुरेटेड विद स्मॉल राउंडेड हेड। इसका जो हेड होगा स्मॉल राउंडेड हेड होगा। ठीक है, स्मॉल राउंडेड हेड होगा और उसके बाद टंग जो होगा वो फरो लाइक टंग हो जाएगा। ठीक है, फरो टंग होगा, स्मॉल राउंडेड हेड होगा। ठीक है, पार्शियली ओपन माउथ, पूरी तरह से माउथ इसका ओपन नहीं होता। ठीक है, पाम जो होता है इसका ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, और इसके पाम में क्या हो जाएगा, क्रिसेंट्रिक क्रीज बन जाएगा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इसमें पाम क्रीज देखने को मिलेगा, अलग तरह का पाम क्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, फिजिकल एंड साइकोमेटल मेंटल डेवलपमेंट, मतलब इसमें क्या देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ना भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आना है तो इससे आना है। ठीक है, देखो अब कुछ है जो एडवर्ड सिंड्रोम है, इसमें ट्राइसोमी 18 है, मतलब 18th क्रोमोसोम नंबर है वो उसका डबल हो जाता है। ठीक है, पटाओ सिंड्रोम में 13th क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, 13th ट्राइसोमी हो जाएगा, मतलब 2n+1 होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2n+1 ट्राइसोमी हो रहा है ना। कैट क्राई सिंड्रोम में, क्राइडू चैट सिंड्रोम में पार्शियल डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ द 5th क्रोमोसोम, तो ये याद रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। तो देखो वो सब जो था ना वो ऑटोसोमल पे चेंज हो रहा था, अब इस पे किस में चेंज होगा, सेक्स क्रोमोसोम पे चेंज होगा। वो पहला क्रोमोसोम वो जो था वो सब सारा ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे चेंज हो रहा था। अब ये दोनों क्या होगा, अब ये दोनों क्लीनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम पे चेंज होगा। तो देखो जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम है, ये तरह का क्रोमोसोमल है। ठीक है, क्रोमोसोमल, इसमें चेंज कहाँ होगा, चेंज इन, चेंज इन कहाँ चेंज होगा, सेक्स क्रोमोसोम पे चेंज होगा। ठीक है, ये आइडेंटिफाइंग पॉइंट है यहाँ पर में। केटी किस पे चेंज होगा, क्लीनेफिल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम का एक एडिशनल कॉपी आ जाता है। ठीक है, एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम का आ जाता है। अब एडिशनल कॉपी एक्स का आएगा तो कहीं ना कहीं ये मेल में हो रहा होगा और उसमें क्या होगा, फीमेल कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा होगा। और फीमेल में क्या क्या होता है, ब्रेस्ट होता है। ठीक है, अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है जिसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, सच इंडिविजुअल, अब जो इंडिविजुअल है वो क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। दिस इसमें क्या होगा, टर्नर मतलब मैंने क्या बताया, टर्न कर गया, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है 45 विथ x0, तो एक एक्स इसमें, एक एक्स इसमें कम हो गया, मतलब x0 इसमें कंडीशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर में फीमेल स्टेराइल होगी। ठीक है, स्टेराइल होगी क्योंकि ओवरीज इसका रिडोमिनेंट्री है, रूडिमेंट्री मतलब इसका ओवरी काम नहीं कर रहा, मतलब खराब हो गया। ठीक है, जिसके कारण रेडिमेंट्री रूडिमेंट्री ओवरी है, जिसके कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आता क्योंकि एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो, तो ये था, तो ये देख सकते हो कि ये जो है हमारे पास, ये है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये जो है ये क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, इसको देखो गायनेकोमेस्टिया हो चुका है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, शॉर्ट स्टैचर इसमें देखने को मिलेगा, अंडरलाइन फेमिन कैरेक्टर, तो इसमें फेमिन कैरेक्टर क्या हो सकता है, कम हो गया हुआ है। ठीक है ना, और इसका रिडोमेंट्री ओवरी होगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो लास्ट हमारा पॉइंट है देखो, सुपर मेल जैकॉब्स। ठीक है, सुपर मेल या जैकॉब सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, एक वाई एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक वाई एक्स्ट्रा आ जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये मेल कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, एग्रेसिव बिहेवियर होगा, मेंटली रिटार्ड होगा। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन दोनों में होता है। ठीक है, क्रिमिनल माइंडेड इसका हो जाएगा, और फर्टाइल मेल होगा। ठीक है, सुपर फीमेल की बात करते हैं तो इसका प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो मेंटल रिटार्डेशन जितना नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कम होगा उतना मेंटल रिटार्डेशन होगा, और फीमेल क्या होगा, फर्टाइल होगा। ठीक है, तो ये सब साथ आ रहा हमारा आज का टॉपिक। अब देखो इसका क्वेश्चन लगाओ थोड़ा सा, पिछले लेक्चर का भी है और इस लेक्चर का भी है। ठीक है ना, बताओ जल्दी बताओ।
सबसे पहला का क्या होगा, पेनस किस में देखने को मिलता है भाई, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। एडीए डिफिशियंसी से क्या होता है, स्किड होता था ना। तो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, स्किड। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड का आंसर डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड लीड्स टू द व्हाट, अल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइसोमी, क्या होगा ट्राइसोमी 18, अभी बताया एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है ना। ट्राइसोमी 18 क्या बताया था, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है ना। ये देखो नेक्स्ट है 47 क्रोमोसोम ऑफ एक्स एक्स वाई जीनोटाइप, एक्स एक्स वाई जीनोटाइप 47 क्रोमोसोम है, किसमें देखने को मिलता है, एक एक्स ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एक एक्स ज्यादा हो रहा है, तो किसमें देखते थे, ठीक है ना। सबको समझ आ रहा है ना, चलो बन रहा है ना, चलो इतना आना चाहिए, अगर ये सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, और नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट लेक्चर से हमारा आएगा मोस्टली क्या आ सकता है, सोचो कॉमन, जो कॉमन डिसऑर्डर्स जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक एक करके, ठीक है, वो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें क्या कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज जो इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस सारा चीज डिस्कस करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस करेंगे, वायरल डिजीज डिस्कस करेंगे, मलेरिया के बारे में, ठीक है, और प्रोटोजोन डिसीज सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा लेक्चर चलेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में, उसके बाद हम लोग एड्स और कैंसर, फिर उसके बाद हम लोग आगे जो ड्रग्स वाला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा हमारा, है ना। अच्छे से समझते जाना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, ठीक है। और लाइफ में अगर तुम डॉक्टर बनने वाले हो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।